Good morning, students. Now we are going to start our next lecture, and in this lecture, we will study about transistor stabilization. So, first one, we have to know about stabilization. The process of making the operating point independent of temperature changes or variation in transistor parameters is known as stabilization. सो एक ऐसा प्रोसेस जिसके ज़रिए हम अपने ऑपरेटिंग पॉइंट को टेम्परेचर चेंजिंग और जो ट्रांजिस्टर पैरामीटर्स होते हैं उसके वेरिएशन से इंडिपेंडेंट कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं स्टेबलाइजेशन। यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके ज़रिए हम अपने जो ट्रांजिस्टर होता है उसको अपने टेम्परेचर से, जंक्शन टेम्परेचर से और जो पैरामीटर्स चेंज हो रहे हैं वेरिएशन के कारण ट्रांजिस्टर के, उससे इंडिपेंडेंट कर दें, उसे हम स्टेबलाइजेशन कहते हैं। वंस द स्टेबलाइजेशन इज अचीव द वैल्यू ऑफ आई सी एंड वी सी ई बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर वेरिएशन और रिप्लेसमेंट ऑफ ट्रांजिस्टर। एक बार अगर हम स्टेबलाइजेशन को अचीव कर लें तो आई सी और वी सी जो की वैल्यू जो होती है, कलेक्टर करंट और कलेक्टर एमिटर वोल्टेज की जो वैल्यू होती है वो टेम्परेचर वेरिएशन और जो पैरामीटर्स होते हैं ट्रांजिस्टर के चेंजिंग करने से, उससे वो इंडिपेंडेंट हो जाती है। अ गुड बाइसिंग सर्किट हेल्प इन स्टेबलाइजेशन ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट। सो एक अच्छा जो बाइसिंग सर्किट होता है वो मदद करता है हमारे स्टेबल करने में ऑपरेटिंग पॉइंट की। सो नेक्स्ट वन इज नीड फॉर स्टेबलाइजेशन। फर्स्ट वन इज़ टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ आई सी। सो हमारे पास हमें स्टेबलाइजेशन की नीड क्यों पड़ी, ट्रांजिस्टर को स्टेबल करने की नीड क्यों पड़ी, ऑपरेटिंग पॉइंट जो होता है उसको स्टेबल करने की हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास होता है कि जो टेम्परेचर डिपेंडेंस होती है आईसी की। सेकंड पॉइंट इज़ इंडिविजुअल वेरिएशंस और थर्ड पॉइंट इज़ थर्मल रनवे। तो अब हम इस पॉइंट को थोड़ा सा ब्रीफली पढ़ते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट था हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंट ऑफ आई सी। एज द एक्सप्रेशन फॉर कलेक्टर करंट आई सी इज़ आई सी इक्वल टू बीटा आई बी प्लस आई सी ई ओ और इक्वल टू द बीटा आई बी प्लस वन ब्रैकेट क्लोज आई सी पी ओ। तो जैसे कि हम जानते हैं कि ये अगर आईसी हम उसका जो एक्सप्रेशन है हमारे पास, हमने पढ़ा है, जो आईसी जो हमारे पास है वो इस बीटा प्लस आईसी के इक्वल है। तो इसको हम सॉल्व करके हमारे पास आ जाता है बीटा प्लस वन आई सी बी ओ। द कलेक्टर लीकेज करंट आई सी बी ओ इज़ ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाई टेम्परेचर वेरिएशन। कि जो कलेक्टर लीकेज करंट आई सी बी ओ वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वेरिएशन से इन्फ्लुएंस्ड होता है, इफ़ेक्ट होता है, जिसके कारण क्या होता है कि अगर टेम्परेचर राइज करते हैं तो कलेक्टर जो हमारा लीकेज करंट है ये बहुत बढ़ जाता है। सो द बाइसिंग कंडीशन आर सेट सो दैट जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट आई सी इक्वल टू 1 माइक्रो एम्पायर। सो हम क्या करते हैं कि बाइसिंग कंडीशन को इस तरह से सेट करेंगे कि हमारा जो कलेक्टर करंट है, जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट फ्लो हो पूरे सर्किट में, जिसके कारण क्या होगा कि हमारा जो सिग्नल है एक तो डिस्ट्रॉयड भी नहीं होगा आउटपुट में, और दूसरी साइड करंट और वोल्टेज की वैल्यू जो हमें मिनिमम हमें चाहिए फॉरवर्ड बायस में और रिवर्स बायस में हमें सर्किट में मिलती रहेगी। और जिसके कारण क्या होगा कि टेम्परेचर जो होगा सर्किट का राइज नहीं करेगा और सर्किट है वो स्टेबिलिटी की ओर वो बढ़ेगा। तो इस तरह से भी हम स्टेबलाइज कर सकते हैं अपने सर्किट को। देयरफॉर द ऑपरेटिंग पॉइंट नीड टू बी स्टेबलाइज्ड, इट इज नेसेसरी टू कीप आईसी। सो क्या होता है कि अगर हम जीरो कलेक्टर करंट रखते हैं तो इस तरह से हमें इसको स्टेबल करने की ज़रूरत पड़ती है। सो आईसी को हमें क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट करना पड़ेगा। Next one is individual variation, as the value beta and the value of BBE are not same for every transistor. Whenever a transistor is replaced, the operating point tend to change. जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो बीटा होता है हमारा और जो वोल्टेज मीटर होते हैं, वेस मीटर वोल्टेज होते हैं, उसकी जो वैल्यू होती है वो एवरी ट्रांजिस्टर के लिए सेम नहीं होती। ये वैल्यू जब हम ट्रांजिस्टर को सर्किट में चेंज कर देते हैं तो इसकी वैल्यू भी चेंज हो जाती है, जिसके कारण भी जो ऑपरेटिंग पॉइंट होता है हमारा वो चेंज हो जाता है, जिसके कारण हमें स्टेबिलिटी नहीं मिल पाती सर्किट में। तो
सो इसीलिए हमें स्टेबलाइज ऑपरेटिंग पॉइंट को स्टेबल करने की हमें ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट वन इज़ थर्मल रनवे। द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑफ अनस्टेबलाइज्ड ट्रांजिस्टर इज़ कॉल्ड थर्मल रनवे। यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके ज़रिए जो अनस्टेबलाइज्ड ट्रांजिस्टर होता है वो डैमेज हो जाए या डिस्ट्रक्ट हो जाए अपने आप, उसे हम बोलते हैं थर्मल रनवे। तो जैसे कि आप इस डायग्राम के ऊपर देख रहे हो, ये एक प्रोसेस है थर्मल रनवे का, जो कि कम्युलेटिव प्रोसेस है। इसमें क्या होता है कि जैसे कि अगर कोई टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से क्या होगा, इट इंक्रीज़ द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा जंक्शन का, इससे क्या होगा कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इंक्रीज़ होंगे। जब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इंक्रीज़ हो गए, उनका फ्लो बढ़ जाएगा जंक्शन में, रिवर्स जंक्शन में, जिसके कारण क्या होगा कि ICVO वो भी बढ़ जाएगा, यानी कि रिवर्स सैचुरेशन करंट जे भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो अगर हमने टेम्परेचर जंक्शन का 10 डिग्री भी राइज हो गया तो इसके कारण क्या होगा, जो डबल जो होगा ICVO बढ़ जाएगा। ICVO बढ़ने के कारण हमारा IC इंक्रीज़ कर जाएगा, क्योंकि कलेक्टर करंट है जो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो IC जब बढ़ गया कलेक्टर करंट, तो इसकी इंक्रीज़ होने से जंक्शन में बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाएगी, और जब ये हीट प्रोड्यूस होगी तो ये इससे क्या होगा कि ये जंक्शन को डैमेज कर सकती है। सो हीट प्रोड्यूस होने से टेम्परेचर अगेन राइज करेगा, जिससे के कारण जो जंक्शन होगा डैमेज हो सकता है, क्योंकि ये कम्युलेटिव प्रोसेस है। एक बार से जंक्शन नहीं डैमेज हुआ तो ये प्रोसेस बार बार चलता रहेगा। टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, फिर ICVO इंक्रीज़ होगा, फिर IC इंक्रीज़ होगा, फिर हीट बढ़ेगी तो फिर टेम्परेचर और इंक्रीज़ करेगा। कम्युलेटिव प्रोसेस होने के कारण एक टाइम पे ऐसा आ जाएगा कि जो हमारा जंक्शन है वो डैमेज हो सकता है, डिस्ट्रक्ट हो सकता है। तो दिस प्रोसेस इज़ कम्युलेटिव प्रोसेस है। इस प्रोसेस को हम थर्मल रनवे के नाम से जानते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि थर्मल रनवे को थोड़ा बहुत कम करना चाहते हैं अपने सर्किट में, जब बिल्कुल रिमूव करना चाहते हैं, तो हम अपने सर्किट में नेगेटिव फीडबैक को यूज़ करते हैं। नेगेटिव फीडबैक जैसे कि हम जानते हैं कि एम्पलीफायर में यूज़ किया जाता है। इससे क्या होता है, जो गेन होता है एम्पलीफायर का रिड्यूस हो जाता है, बट इसके और बहुत सारे एडवांटेज हैं। सो इससे नेगेटिव फीडबैक से क्या होता है कि इससे IC करंट तो इंक्रीज़ होता है, बट IB हमारा डिक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि इसमें हमने मीटर रेजिस्टेंस को यूज़ करते हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है कि हमारा बेस करंट है वो रिड्यूस होता है। अगर बेस करंट रिड्यूस हो गया तो इससे धीरे धीरे फिर IC करंट जो होता है वो धीरे धीरे रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारा कलेक्टर करंट नहीं बढ़ पाता, हमारा जो जंक्शन है वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं कर पाता, जिसके कारण है हम जंक्शन में थर्मल रनवे को रिमूव कर सकते हैं। सेकेंड मेथड इज़ हीट सिंक। हीट सिंक के ज़रिए भी हम अपने जो हमारा थर्मल रनवे उसको हम रिमूव कर सकते हैं। हीट सिंक एक ऐसा मेथड होता है जिसके ज़रिए हम अपने जितने भी डिवाइस होते हैं उसको हम हीट सिंक के ज़रिए हम उसको जो हीट प्रोड्यूस होती है जंक्शन में या सर्किट में उसको रिमूव कर देते हैं, इन्वायरमेंट की उस जो हीट प्रोड्यूस होती है सर्किट में उसको रिलीज़ करके। Next one is stability factor. The extent to which the collector current IC is stabilized with varying ICO is measured by stability factor. So stability factor की definition है the extent, यानी कि वो पॉइंट जहाँ तक हमारा कलेक्टर करंट IC बढ़ेगा विद वेरिंग ICO। जब हम ICO को वेरिंग करते रहेंगे तो तब हमारा IC का बढ़ता, जो हमारा IC है कलेक्टर करंट बढ़ता जाएगा, उसको हम मेज़र करते हैं स्टेबिलिटी फैक्टर से। तो स्टेबिलिटी फैक्टर को समझने के लिए हम इसको एक और डेफिनेशन से समझते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज रेशियो ऑफ चेंज ऑफ कलेक्टर करंट IC विद रिस्पेक्ट टू द कलेक्टर बेस लीकेज करंट ICO, कीपिंग बोथ द कलेक्टर IB एंड करंट गेन बीटा कॉन्स्टेंट। सो ये जो हमारे पास स्टेबिलिटी फैक्टर होता है, जो रेशियो होता है किसकी, कलेक्टर करंट ओवर कलेक्टर बेस लीकेज करंट ICO की। इसमें जो हमारा IB होता है, बेस करंट होता है, और हमारे करंट गेन फैक्टर बीटा है वो कांस्टेंट होता है। सो S इज़ इक्वल टू द IC अपॉन ICEO। हमने D को यहाँ पे यूज़ किया हुआ, D यानी कि चेंज, जो भी चेंज होती है उसको हम D से डोनेट करते हैं एट कांस्टेंट IB एंड बीटा, यानी कि बेस करंट एंड बीटा।
सो नेक्स्ट वन इज़ एक्सप्रेशन ऑफ आर स्टेबिलिटी फैक्टर। हमारा जो आगे आ जाएगा एक्सप्रेशन है स्टेबिलिटी फैक्टर का। तो जनरल एक्सप्रेशन फॉर स्टेबिलिटी फैक्टर फॉर ए सी ए कॉन्फ़िगरेशन कैन बी ऑब्टेन्ड आई सी इक्वल टू बीटा आई बी प्लस बीटा प्लस 1 आई सी ई ओ। जी हमारे पास एक जनरल एक्सप्रेशन है स्टेबिलिटी फैक्टर का। तो हम क्या करेंगे, इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू आई सी बोथ साइड। ऐसा करने से क्या होगा, आई सी डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, आई सी के साथ क्या आ जाएगा 1 और इक्वल टू बीटा आई बीटा बीटा डी आई बी अपॉन डी आई सी प्लस बीटा प्लस 1 डी आई सी ओ अपॉन डी आई सी। हमने इसको क्या कर दिया, डिफ्रेंशिएट किया है आई सी के साथ। और जब हम इसके आगे जाके वैल्यू निकालेंगे, 1 इक्वल टू बीटा डी आई बी अपॉन डी आई सी प्लस बीटा प्लस 1 अपॉन एस आ जाएगा। क्योंकि एस जो हमारा है आगे हमने लिखा हुआ है सिंस डी आई सी ओ ओवर डी आई सी दैट इज़ इक्वल टू द 1 अपॉन एस, दैट इज़ द स्टेबिलिटी फैक्टर। इसको हमने अपोजिट किया है, इसीलिए इसको 1 अपॉन एस का नाम दिया है। सो हमारे पास लास्ट में जो वैल्यू आती है दैट इज़ एस इक्वल टू बीटा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस बीटा डी आई वी अपॉन डी आई सी। अब हमने क्या किया, को एस की वैल्यू को निकाल दिया, बाकी सारी वैल्यू को दूसरी ओर शिफ्ट कर दिया। तो ऐसा करने से हमारे पास जो स्टेबिलिटी फैक्टर की वैल्यू आ गई। तो हैंस द स्टेबिलिटी फैक्टर एस डिपेंड ऑन बीटा आई बी एंड एस। सो हमारे पास ये जो वैल्यू आई है ये किस पे डिपेंड कर रही है, बीटा पे डिपेंड कर रही है, बेस करंट आई पी पे डिपेंड कर रही है और आई सी कलेक्टर करंट पे डिपेंड कर रही है। सो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो स्टेबिलिटी फैक्टर होता है वो डिपेंड करता है हमारे पास बीटा की वैल्यू पे, बेस करंट पे और कलेक्टर करंट पे। अगर इनकी वैल्यू कम से कम होगी उतना हमारे पास जो स्टेबिलिटी फैक्टर होगा वो कम होगा, उतनी हमारी जो सर्किट की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। जितनी ज़्यादा इनकी वैल्यू होगी उतना हमारे पास जो स्टेबिलिटी फैक्टर होगा वो ज़्यादा होगा, उतनी कम उसकी स्टेबिलिटी होगी। तो ये हमारे पास स्टेबिलिटी फैक्टर कि जो स्टेबिलिटी फैक्टर होता है वो किसी भी सर्किट का वो कम से कम होना चाहिए अगर वो ज़्यादा स्टेबल होना चाहता है। अगर ज़्यादा स्टेबिलिटी फैक्टर होगा तो सर्किट की स्टेबिलिटी भी कम होगी। तो आस है कि आज का टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। सो थैंक यू अगेन।